पाकिस्तान में 5 से 6 रिफाइनरीज हैं टोटल। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बाय वॉल्यूम जो रिफाइन कर सकती हो प्रोडक्ट्स, तो वो जो है सिनर्जी बाइको है। हमारा जो लोकल क्रूड ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होता जा रहा है और नई जो फील्ड्स हैं या नई जो एरियाज हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पा रहे। तो हर साल तकरीबन 2 से 3 या इवन कुछ लोग कहते हैं 5% से क्रूड ऑयल जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। इन द फ्यूचर जो है रिफाइनरीज 90 to 100% इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ गई थी और जो प्रोडक्ट्स जिस प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे थे उसकी प्राइस भी बढ़ गई थी। तो ये डबल फायदा हुआ था रिफाइनरीज को। तो उनके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए थे, इसकी वजह से रिफाइनरीज ने परफॉर्म किए। यूरो 5 के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो NRL का जो डीजल है वो आ चुका है। यानी कि अब NRL का जो डीजल है, HSD है, वो यूरो 5 कंप्लायंट है। हमारी इकोनॉमी में हर 15 दिन बाद जो है प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज होती है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है। तो वो हर 15 दिन बाद वो प्राइसेस भी ओगरा पे अपडेट होती हैं, लेकिन वो हिस्टोरिकल 15 दिन की होती है, यानी कि पिछले 15 दिन की होती है। तो वहाँ से प्राइसेस आप निकालें और उनके दरमियान डिफरेंस निकालें। वो जो डिफरेंस होगा वो GRM होगा। तो किसी भी इन्वेस्टर को आइडिया हो जाएगा कि यार क्वार्टर टू क्वार्टर जो है GRMs कैसे वेरी कर रहे हैं और इसका फ़ायदा किस रिफाइनरी को ज़्यादा हो। तो इस तरह से इन्वेस्टर ट्रैक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के होराइजन में देखें तो अटक रिफाइनरी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद NRL आता है, नेशनल रिफाइनरी आता है, और फिर जो है उसके बाद जो है बाइको या PRL वगैरह आता है। तो मेरे हिसाब से अटक रिफाइनरी एक अच्छा ऑप्शन है। उसकी वजह यही है कि अटक रिफाइनरी जो है उसका सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट या रेशियो है वो मोटर गैसोलीन या मोटर स्पिरिट का है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने टाइम दिया। मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई एक्सपर्ट मिल जाए, रिफाइनरीज़ के नहीं मिल रहे थे। इवन कि आपने प्रॉमिस किया कि आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट विल बी ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, वो भी नहीं मुझे 2 साल से मिल रहे थे उनके एक्सपर्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया टू रिव्यू द रिफाइनरीज राइट नाउ। इफ़ वी मे स्टार्ट विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। जी, मेरा नाम नशीद मलिक है। मैं एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट काम करता हूँ, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो मैं आप समझ लें कि इस फील्ड के अंदर पिछले 5 साल से हूँ। तो इसमें यही है कि मैं फंडामेंटल इक्विटी रिसर्च करता हूँ। नॉन फंडामेंटल भी होती है जो कि स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स और ट्रेड वगैरह से रिलेटेड, लेकिन वो बहुत कम होती है। मेनली फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि स्टॉक्स की वैल्यूएशन, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी, इकोनॉमी कहाँ जाएगी, ये मेरी फील्ड है। और इसमें जो विद इन इस फील्ड में देखें तो रिफाइनरी, OMC, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, सीमेंट और टेक्सटाइल वगैरह ये चंद सेक्टर्स हैं जिनमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन भाई। पाकिस्तान में कितनी टोटल रिफाइनरीज हैं, कौन सी हैं, और उनमें से लिस्टेड कौन सी हैं? जी, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 5 से 6 रिफाइनरीज हैं टोटल। एक जो है वो गवर्नमेंट और डिफेंस लेवल की एक रिफाइनरी है, ईनार के नाम से, वो सबसे छोटी रिफाइनरी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बाय वॉल्यूम जो रिफाइन कर सकती हो प्रोडक्ट्स, तो वो जो है सिनर्जी बाइको है। अब वो बाय वॉल्यूम सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसके बाद टोटल पार्को की रिफाइनरी है जो सेकंड नंबर पे बड़ी है। तो पहले हिस्टोरिकली टोटल पार्को सबसे बड़ी रिफाइनरी होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिनर्जी बाइको ने जिस पहले बाइको नाम होता था, अब इसका नाम सिनर्जी को है। और इस जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें भी अब इसका नाम सिनर्जी को है। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं बाइको का नाम सिनर्जी को ही लूंगा तो लोग कंफ्यूज ना हो। तो सिनर्जी को सबसे बड़ी है, उसके बाद टोटल पार्को है। और अगर हम इसमें देखें तो टोटल 4 रिफाइनरीज लिस्टेड हैं और जो 2 रिफाइनरीज हैं टोटल पार्को और ईनार, ये अनलिस्टेड हैं।
जो 4 लिस्टेड रिफाइनरीज हैं हमारे पास, वो एक सिनर्जी को है, फिर एक एटक रिफाइनरी है, फिर नेशनल रिफाइनरी है एनआरएल, और फिर पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है पीआरएल, जो कि पीएसओ की सब्सिडरी है। अगर हम लिस्टेड स्पेस में देखें जो 4 आपने बताई, ये आपस में प्रोडक्ट्स के हिसाब से किस तरह डिफरेंट है? हाउ दे डिफरेंशिएट अमंग ईच अदर इन दिस सेक्टर? जी, अच्छा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा था सिनर्जी को जो है उस वाइज क्या बोलते हैं, इस कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ी रिफाइनरी है पाकिस्तान की। तो अगर हम सिनर्जी को देखें तो सिनर्जी को जो है वो डीजल का उसका जो मैं थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिफाइनरीज होती क्या है और करती क्या है। बेसिकली जो रिफाइनरीज हैं वो क्रूड ऑयल, यानी कि जो खाम तेल है जो कि जमीन के अंदर से निकलता है, उस क्रूड ऑयल को लेके उसको जो है ना डिफरेंट फ्रैक्शंस में या डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिफाइन करके डिवाइड करती हैं। तो वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम अपनी गाड़ियों में, अपनी इंडस्ट्री में और उसमें यूज़ करते हैं। उन प्रोडक्ट्स के आप लोगों ने नाम तो डेफिनेटली सुने होंगे और यूज़ भी किए होंगे, जो कि एक मोटर गैसोलीन होता है, मोटर स्पिरिट, जिसको हम सादा अल्फाज में गलत पेट्रोल कहते हैं, हालांकि उसका नाम पेट्रोल नहीं होता टेक्निकली, लेकिन चले हम उसको पेट्रोल कहते हैं, जो हम गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में डालते हैं। फिर डीजल होता है, फिर फर्नेस ऑयल होता है, ये डिफरेंट जो, फिर कैरोसिन ऑयल होता है, मट्टी का तेल, फिर जेट का पेट्रोलियम होता है जो कि जेट्स में यूज होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स में रिफाइनरीज होती हैं, वो क्रूड ऑयल को लेती हैं और ये वाले प्रोडक्ट्स जो है ना अपने पास से अपनी प्लांट में रिफाइन करके ये वाले प्रोडक्ट्स बाहर आ जाते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंट हमारी रिफाइनरीज है ना, वो इन्हीं प्रोडक्ट की जो रेशियोज या कंपोनेंट्स है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में बाहर निकालती हैं। यानी कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि जो सिनर्जी को है उसका अराउंड 35 to 40% जो है वो डीजल प्रोड्यूस करती है, फिर 20% वो फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती है, फिर वो पेट्रोल भी प्रोड्यूस करती है 15 to 20%, और फिर बाकी के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं छोटे, एलडीओ और जो है बाकी कैरोसिन वगैरह। तो जो सिनर्जी को है वो डीजल ज़्यादा बनाती है, फर्नेस ऑयल ज़्यादा बनाती है, पेट्रोल या मोटर स्पिरिट जो है वो रिलेटिवली कम बनाती है, यानी कि फर्नेस ऑयल और मोटर स्पिरिट उसका बराबर है। फिर उसके बाद हम अटक रिफाइनरी के ऊपर आते हैं। तो अटक रिफाइनरी जो है ना वो रेशियो के हिसाब से ना सबसे ज़्यादा पेट्रोल बनाती है या मोटर स्पिरिट बनाती है, यानी कि उसका 30%, 30+% जो वो बनाती है, इवन अप टू 35-40% जो है वो मोटर स्पिरिट बनाती है अटक रिफाइनरी लिमिटेड। उसके बाद जो है अटक रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो डीजल भी बनाती है, लेकिन रिलेटिवली कम रेशियो में। उसके बाद वो जो है फर्नेस ऑयल भी बनाती है और जेट पेट्रोलियम भी बनाती है, एक अच्छी रेशियो में 15 to 20% में। फिर हम नेशनल रिफाइनरी की तरफ आते हैं। तो नेशनल रिफाइनरी जो है वो अगर हम देखें तो रिलेटिवली सबसे अच्छा, पहले मैं फिर पीआरएल के बारे में बता देता हूँ। पीआरएल और सिनर्जी जो है उनका जो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स है रेशियो है वो आसपास का ही है, यानी कि पीआरएल भी जो है वो सबसे ज्यादा कंपोनेंट वाइज डीजल बनाती है, फर्नेस ऑयल बनाती है और मोटर स्पिरिट थोड़ा बहुत बनाती है, 10 to 15, मैक्सिमम 20% करके। और बाकी छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पीआरएल बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नहीं बनाती। पीआरएल जो है वो जेट पेट्रोलियम भी नहीं बनाती, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं बनाती, बहुत थोड़ा 2-3% का 4% का रेशियो है। अच्छा, हम फाइनली फिर नेशनल रिफाइनरी की तरफ आते हैं। नेशनल रिफाइनरी अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो सबसे रिलेटिवली डिफरेंट रिफाइनरी है। वो डिफरेंट रिफाइनरी इस तरह से है कि नेशनल रिफाइनरी के पास लुब्रिकेंट ऑयल का भी एक प्लांट है, उसको रिफाइन करने का भी। तो वो भी बेसिकली एक क्रूड ऑयल जब रिफाइंड होता है उसी का ही बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह ब्लेंड करते हैं, ऐड होते हैं और आपके पास जो है लुब्रिकेंट्स सामने आ जाते हैं। तो बेसिकली ये है। अच्छा, उसके अलावा एनआरएल इस तरह से भी डिफरेंट है कि एनआरएल जो है वो एसफाल्ट या बिटुमेन भी बनाती है। जो एसफाल्ट है वो रोड्स वगैरह बनाने में ना यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड बिछ रही होती है, रोड बन रही होती है, तो उसके ऊपर एक चमकता हुआ ब्लैक सा एक मटेरियल आप लोगों को नजर आ रहा होता है। जब रोड बिछ रही होती है उसके ऊपर रोलर चल रहे होते हैं, तो वो जो चमकता हुआ ब्लैक सा इक्विपमेंट होता है, जिसको आम अल्फाज में हम शायद टार भी बोल देते हैं कभी कभार, कि ये ब्लैक कोल तार है या तार है, तो उसको आसफाल्ट या बिटुमिन भी कहते हैं। तो एनआरएल जो है इस तरह से सबसे डिफरेंट है, क्योंकि
अप टू 20% जो उसका प्रोडक्ट का रेशियो है वो बिटुमिन और जो है लूब बेस ऑयल में जाता है, यानी कि लुब्रिकेंट का जो बेस ऑयल होता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज रिफाइनरीज आपस में मुख्तलिफ है। आपने इनकी प्रोडक्ट्स का तो बता दिया, अगर एक लेमैन के लिए बता पाएँ कि ये ओवरऑल रिफाइनरीज़ काम कैसे करती हैं, फंक्शन कैसे करती हैं पाकिस्तान में? कहाँ से वो इनपुट लेती हैं, कहाँ उनका आउटपुट जाता है, किस तरह जो बाकी इसमें चीज़ें होती हैं? इफ ब्रीफली यू कैन एक्सप्लेन हाउ दीज़ रिफाइनरीज़ फंक्शन इन पाकिस्तान? जी, मैंने कोशिश की थी पहले भी कि मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं और कोशिश करता हूं आसान अल्फाज में बताऊं अपने व्यूअर्स को। तो उसमें यही है कि बेसिकली अराउंड 25 to 30% जो रिफाइनरीज का जो क्रूड ऑयल लेती हैं वो लोकल E&P या लोकल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज से लेती हैं। जो हमारी लोकल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज है उसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड है, मारी है, और ये मुख्तलिफ जो हैं आपकी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्ट OGDC है। ये मुख्तलिफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि ज़मीन से तेल और गैस निकालती हैं। तो अराउंड 30% जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो लोकली रिफाइनरीज लेती हैं। फिर अराउंड जो 70% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। वो बाहर से इंपोर्ट कहाँ से होता है? वो मेनली सऊदी अरब और UAE वगैरह से होता है। मोस्टली सऊदी अरब से होता है, उसके बाद UAE से होता है। तो ये चंद 2-3 कंट्रीज हैं जिनसे हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। तो ये जो क्रूड ऑयल जो है वो, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिफरेंट रिफाइनरी वाइज भी बता देता हूँ, ज़्यादा आसान रहता है। अच्छा, अगर हम रिफाइनरीज वाइज देखें तो जो NRL और जो अटक रिफाइनरी, सॉरी, जो NRL और PRL है, NRL और PRL, इनके जो प्लांट्स हैं वो साउथ में है, कराची में है। सही है। जो अटक रिफाइनरी लिमिटेड है उसका प्लांट नॉर्थ में है, पिंडी की साइड पे है। तो बेसिकली जो मोस्टली जो सिंस NRL और PRL जो है वो साउथ में है और पोर्ट के करीब है, पोर्ट के करीब है, तो वो लोग जो है मेजॉरिटी जो क्रूड ऑयल यूज करती हैं वो इंपोर्टेड यूज करती हैं, सिंस उनको ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। फिर जो अटक रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी नॉर्थ में है, तो अटक रिफाइनरी जो है वो मोस्टली जो है लोकल क्रूड ऑयल ही यूज करती है। और वो भी जो है ना, अटक रिफाइनरी मोस्टली पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, जो कि POL के सिंबल के नाम से लिस्टेड है हमारे PSX के ऊपर, उससे लेती है, क्योंकि वो उसकी जो है ग्रुप कंपनी भी है। जो अटक ऑयल ग्रुप है उसी की कंपनी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी है। तो अटक रिफाइनरी मोस्टली क्रूड ऑयल उसी से लेती है, सिंस लोकेशन वाइज भी उसे कन्वीनियंट पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की मेजॉरिटी जो फील्ड्स हैं वो भी नॉर्थ साइड पे ही हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से रिफाइनरीज फंक्शन करती हैं। हमारी जो पाकिस्तान में रिफाइनरीज़ हैं, इनके मेन चैलेंजेस क्या हैं? जी, सबसे मेन चैलेंजेस में से सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि हमारा जो लोकल क्रूड ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होता जा रहा है। यानी कि जो लोकल क्रूड ऑयल निकल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, और नई जो फील्ड्स हैं या नई जो एरियाज़ हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पा रहे। तो हर साल तकरीबन 2 से 3 या इवन कुछ लोग कहते हैं 5% से क्रूड ऑयल जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर जो है रिफाइनरीज वो जो है 90 to 100% जो है वो लोकल, सॉरी, 90 to 100% इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो जाहिर है कि जब इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल होता है तो जाहिर है उसमें जो है एक्सचेंज लॉसेज और उन सब के भी फिर डेंजर्स आ जाते हैं। यानी कि जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि अटक रिफाइनरी जो है वो लोकल क्रूड ऑयल यूज करती है, तो कल को फिर अटक रिफाइनरी, इवन दो अटक रिफाइनरी नॉर्थ में है, लेकिन तब भी अटक रिफाइनरी को इन द फ्यूचर इंपोर्टेड क्रूड ऑयल की तरफ ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो सबसे पहला रिस्क तो ये है। फिर उसके अलावा रिस्क ये है कि रिफाइनरीज जो हैं वो टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई। तो अपग्रेड ना करने की वजह से रिफाइनरीज जो हैं उस क्वालिटी का आउटपुट नहीं दे पा रही जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। तो ये 2-3 बड़े-बड़े जो है रिस्क हैं रिफाइनरीज के। अगर अभी हम देखें स्टॉक मार्केट को, ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट भी काफ़ी बड़ी है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन रिफाइनरी सेक्टर ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अभी थोड़ी सी करेक्शन आ रही है इसके स्टॉक्स में, बट ओवरऑल ये जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी
रिफाइनरी के स्टॉक्स की। इसकी वजह क्या थी? अच्छा जी, इसकी एक तो वजह, सबसे पहली तो वजह थी कंपनीज की फंडामेंटल परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो रिफाइनरीज के जो रिजल्ट्स वगैरह आए हैं पिछले 2-3 क्वार्टर्स में वो बहुत अच्छे आए हैं। स्पेशली अगर हम ATRL की बात करें, NRL की बात करें, ATRL ने 100+ रुपीस पर शेयर का एक क्वार्टर भी दिया है। तो बेसिकली वो यही हुआ था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ गई थी, और जो प्रोडक्ट्स जिस प्राइस पे इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे थे उसकी प्राइस भी बढ़ गई थी। तो ये डबल फायदा हुआ था रिफाइनरीज को, तो उनके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आए थे, इसकी वजह से रिफाइनरीज ने परफॉर्म किया। फिर दूसरी वजह ये थी रिफाइनरीज के अच्छी परफॉर्मेंस देने की, वो ये थी कि ओवरऑल मार्केट ने भी बहुत रिकवरी दिखाई है। तो यूजली देखा ये गया है कि रिफाइनरीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो सिक्लिकल होते हैं, यानी कि जब लोगों को स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमी में रिकवरी नजर आ रही होती है, सेंटिमेंट थोड़े से इंप्रूव होते हैं, बेहतर होते हैं, तो फिर रिफाइनरीज भी परफॉर्म करती हैं। और फिर तीसरी वजह जाहिर है यही है कि रिफाइनरीज जो हैं वो बहुत अंडर वैल्यूड चल रही थी, तो उनकी रिकवरी तो होनी थी। तो ये 3-4 फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से रिफाइनरीज। अच्छा, फिर एक और रीजन बता देता हूँ। एक और रीजन ये है कि रिफाइनरीज की रिसेंटली एक ब्राउन फील्ड अपग्रेड पॉलिसी जो है वो अप्रूव होके आई थी, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन पॉलिसी। तो उस पॉलिसी के ऊपर अभी रिफाइनरीज की तरफ से कोई फर्दर वर्क प्रैक्टिकली नहीं हुआ है, यानी कि उन्होंने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स या वो अभी तक कोई सबमिट नहीं कराए। लेकिन वो पॉलिसी जब आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसने भी लोगों को ट्रिगर किया था रिफाइनरीज बाय करने के लिए, तो इस वजह से भी परफॉर्मेंस आई थी। तो ये चंद रीजन है। अच्छा, आपने भी अभी कैपेसिटी की बात की, तो आजकल इनकी कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन का जो रेट है वो किस तरह जा रहा है? बहुत दफ़ा हम न्यूज़ सुनते थे पहले कि कैपेसिटी ज़्यादा है, शट डाउन कर दिया है रिफाइनरी को। तो अगर इसको थोड़ा सा समझा दें हमें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे मेजर जो है ना, थोड़ा सा पास्ट में जाके, कि रिफाइनरीज के लिए सबसे बड़ा इशू क्रिएट कहाँ से हुआ। रिफाइनरीज के लिए इशू क्रिएट इसी तरह से हुआ कि हमारी इकोनॉमी में ना 2017-18 तक जो पावर जनरेशन होती थी वो फर्नेस ऑयल से होती थी। 2017-18 तक की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2018 में हमारी जो है वो कतर की गवर्नमेंट के साथ LNG इंपोर्ट की डील साइन हुई। तो जब वो LNG इंपोर्ट की डील साइन हुई तो उसके बाद काफ़ी सारी जो पावर जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंपोर्टेड गैस यानी LNG के ऊपर शिफ्ट हो गई। तो जब LNG के ऊपर शिफ्ट हुई तो जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि वो जो फर्नेस ऑयल से पावर जनरेट हो रही थी वो LNG के ऊपर शिफ्ट हो गई। क्योंकि जो फर्नेस ऑयल है वो पॉल्यूशन वाइज भी एक बुरा फ्यूल है, फिर फर्नेस ऑयल महंगा फ्यूल भी है। तो हमारी जो रिफाइनरीज थी उनकी जो मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट आउटपुट थी वो फर्नेस ऑयल वो लोग निकालते थे अपनी रिफाइनरीज से। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके, अच्छा मैं आपको एक और चीज एक सिंपल कोशिश करता हूँ कि सिंपल करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कि रिफाइनरीज जो हैं उनकी जो भी प्रोडक्ट आउटपुट होती है रेशियो वाइज, यानी कि लेट सपोज एक रिफाइनरी है, वो जो है वो 40% पेट्रोल बना रही है यानी कि मोटर स्पिरिट बना रही है, और वो जो है लेट सपोज 20 या 30% वो डीजल बना रही है, और 20% वो फर्नेस ऑयल बना रही है, और फिर बाकी की जो हमारी परसेंटेज रह जाती है वो दूसरे छोटे कैरोसिन ऑयल टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है। तो रिफाइनरी जो है अपनी ये जो प्रोडक्ट की रेशियो है इससे जो है ना कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती, यानी कि वो जो है चाहे वो हायर यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करे या चाहे वो लोअर यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करे, जो आउटपुट आएगी ना वो इसी रेशियो के आसपास ही आएगी। तो अब होता ये है कि जब रिफाइनरीज जो हैं वो अराउंड 15-20% फर्नेस ऑयल निकाल रही हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि इकोनॉमी में उस 20-30% फर्नेस ऑयल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्नेस ऑयल के बजाय पावर जनरेशन अब LNG से हो रही है। तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो रिफाइनरीज 17-18 के टाइम पे 70-80% की यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रही थी, अब वो रिफाइनरी जो है ऑन एवरेज जो है वो 40-50% और मैक्सिमम 50-60% की यूटिलाइजेशन पे आ गई हैं। यानी कि अगर हम बात करें अटक रिफाइनरी से स्टार्ट करें, तो अटक रिफाइनरी एक टाइम पे 90+% यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करती थी।
लेकिन अटक रिफाइनरी अब जो है वो 75 to 80% की यूटिलाइजेशन के लेवल्स पे आ गई है। और अटक रिफाइनरी के हालात जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि अटक रिफाइनरी की मोटर स्पिरिट की आउटपुट, यानी कि जो गाड़ियों में पेट्रोल यूज होता है उसकी आउटपुट सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर हम एनआरएल की बात करें तो एनआरएल 50% की यूटिलाइजेशन लेवल्स पे आ चुका है। फिर अगर हम पीआरएल की बात करें तो पीआरएल भी इसी तरह के लोअर लेवल की यूटिलाइजेशन पे है। फिर अगर हम जो चौथी लिस्टेड रिफाइनरी की बात करें सिनर्जी को की बाइको की, तो बाइको के तो बिल्कुल ही बुरे हालात हैं। वो 20 to 30% की यूटिलाइजेशन लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह से यूटिलाइजेशन लेवल्स बहुत खराब चल रहे हैं इस टाइम पे रिफाइनरीज के। और ये इस ये है। अच्छा, अभी आपने मेंशन भी किया था जो इनके एक्सपेंशन के प्लान्स हैं या मॉडर्नाइजेशन के इन्होंने किए तो नहीं हैं, लेकिन अभी जिस तरह की पॉलिसीज़ का सुनते हैं आनी है या आ रही है, तो अगर ये मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन प्लान अपना करते हैं स्टार्ट, तो हाउ विल दिस इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज रिफाइनरीज? अच्छा, इसमें भी ना स्लाइट डिफरेंशिएशन है। अगर हम एनआरएल की बात करें तो एनआरएल ने पिछले 1-2 साल में स्लाइट एक्सपेंशन भी कर ली है। यानी कि एनआरएल की जो कैपेसिटी थी वो 2.8 2.9 मिलियन टन्स पर ईयर होती थी, लेकिन अब एनआरएल की जो कैपेसिटी है वो 3.2 मिलियन टन्स पर एनम या एनुअल बेसिस पे हो गई है। तो एनआरएल ने थोड़ी बहुत एक्सपेंशन भी की है। उसके अलावा अगर हम एनआरएल की बात करें तो उसने अपने प्रोडक्ट्स को मॉडर्नाइज भी किया है, यानी कि जो लेटेस्ट जो यूरो 5 के क्लाइमेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स को ले आई है। फिर उसके अलावा अगर हम हाँ ये है। अच्छा, एनआरएल का सिर्फ स्लाइट इशू ये है कि जो जो मोटर गैसोलीन होता है, यानी कि मोटर स्पिरिट होता है जो गाड़ियों में यूज होता है, उसका एक जो है ना रॉन का एक रेशियो होता है। वो रॉन का रेशियो ये डिसाइड करता है कि जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी जो है वो इंजन के लिए कितनी अच्छी है, यानी कि वो इंजन की लाइफ को कितना कम या ज्यादा करता है। अगर आप लोग कभी पेट्रोल पंप पे भी गए होंगे तो जो है ना 95 रॉन के नाम से प्रोडक्ट मिलता है, 97 रॉन के नाम से प्रोडक्ट मिलता है, हाई ऑक्टेन ब्लेंड मिलता है। तो आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि हाई ऑक्टेन जो फ्यूल होता है वो गाड़ी के इंजन के लिए सबसे अच्छा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अपने इंजन की लाइफ बढ़ानी है तो हाई ऑक्टेन फ्यूल ही यूज करना चाहिए। उसी तरह से फिर लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो 90 to 91 रॉन का जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो एनआरएल का सिर्फ अभी इशू ये है कि वो जो है वो रॉन का उसका जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम है रिक्वायरमेंट से। तो प्रॉफिटेबिलिटी को, जहां तक आपका सवाल है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करती हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी को इसी तरह से इम्पैक्ट करती हैं कि अब जैसे मैंने बताया था कि जो यूरो 5 के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एनआरएल का जो डीजल है वो आ चुका है। यानी कि अब एनआरएल का जो डीजल है एचएसडी है वो यूरो 5 कंप्लायंट है। लेकिन अगर हम वहीं पे देखें तो जो अटक रिफाइनरी का डीजल है वो यूरो 2 या यूरो 3 कंप्लायंट है। तो होता इस तरह से है कि अब जो एटीआरएल का अटक रिफाइनरी का जो डीजल है वो स्लाइटली कम प्राइस में बिकेगा, यानी कि उसको स्लाइट पेनल्टी पड़ेगी $2 से $3 पर बैरल के हिसाब से। तो यही बेसिकली फायदा होता है रिफाइनरीज को बेहतर आउटपुट निकालने का, मॉडर्नाइज करने का। ये डिफरेंस है। अच्छा, हम पॉलिसीज़ के बारे में बहुत सुनते रहते हैं। किस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए जो कि रिफाइनरी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी हो फॉर इट्स लॉन्ग टर्म हेल्थ? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी चेंजेस वुड बेनिफिट दिस सेक्टर? अच्छा, मैं पर्सनली जो है वो बहुत ज़्यादा कोई गवर्नमेंट इंटरफियरेंस के फेवर में नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ पे भी अपने हाथ डालती है वो चीज़ ख़राब ही होती है। पीआईए की एग्जांपल और बाकी इदारों की हमारी एग्जांपल, और वो 70s की नेशनलाइजेशन हमारे सामने ही है। जिस तरह से उस नेशनलाइजे आप शायद उस दौर को शायद ज़्यादा बेहतर मेरे से भी अंडरस्टैंड करते होंगे। आई एम श्योर उस टाइम आप एटलीस्ट अगर पैदा नहीं हुए होंगे तो आपने अपने बड़ों से तो सुना ही होगा उस दौर के बारे में। तो यही है कि लेकिन ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो रोड ब्लॉक्स है रेगुलेटरी वगैरह वो इम्प्रूव करे किसी भी उसके लिए। और आई थिंक ये जो पॉलिसीज वगैरह जो गवर्नमेंट लेके आ रही थी, दिस इज मोर देन इनफ। और गवर्नमेंट जो है वो ईज क्रिएट करे लोगों के लिए, और गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करे ताकि हम लोगों की जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो चल पाए। यानी कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ें,
और इकोनॉमी में डॉलर्स आए ताकि जो रिफाइनरीज हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ। तो गवर्नमेंट जो रिसेंटली अभी पॉलिसी ये लेके आई थी कि इंक्रीमेंटल जो ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी है, अच्छा मैं ब्राउनफील्ड के लफ्ज़ का मतलब भी समझा देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। जो ब्राउनफील्ड लफ्ज़ का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं यानी कि और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं उसी में जो है ना फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंड करना और मॉडर्नाइजेशन या इम्प्रूवमेंट लेके आना। और वहीं पे ग्रीन फील्ड का लफ्ज़ उस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जो कि सिरे से नई कोई रिफाइनरी लग रही हो। तो ये जो ब्राउनफील्ड जो पॉलिसी आई है वो ये आई है कि जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करें। तो इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है कि 2.5% इंक्रीमेंटल जो प्रॉफिट है फ्रॉम डीजल वो रिफाइनरीज को जाएगा, और फिर 10% इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो है वो जो गवर्नमेंट अपने पास रखती थी एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज। तो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज जो है वो फॉरगिव कर रही है, वो फॉरगो कर रही है, और वो ड्यूटीज जो है वो रिफाइनरीज को दे रही है कि वो अपग्रेड करें। और ये जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है, तो ये जो है ये फॉर द होल एंड सोल रीजन ऑफ एक्सपेंशन यूज कर सकती हैं रिफाइनरीज, और किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकती। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करे, क्योंकि मैं अब क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं इसलिए इस तरह ऐसे कह रहा हूँ कि अब पीआरएल जो है, पीआरएल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। पीआरएल ने अपनी जो है ना कैपेसिटी भी डबल करनी है। पीआरएल की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 2 मिलियन टन्स पर एनम के अराउंड है, पीआरएल की, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की। तो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो है अपनी कैपेसिटी भी डबल करना चाह रहा है, और उसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी अपने आप को अपग्रेड भी करना चाह रहा है। यानी कि अपग्रेड इस तरह से करना चाह रहा है कि पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पीआरएल जो है वो कम से कम फर्नेस ऑयल बनाए, और बाकी जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं मोटर गैसोलीन और डीजल वगैरह वो ज़्यादा बनाए। तो इसके लिए पीआरएल को जो है वो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये देखें कि हमारी इकोनॉमी में रिजर्व्स ही जब 7-8 बिलियन डॉलर के हैं, तो इसमें 1 बिलियन डॉलर जो है हम लोग क्या बाहर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो हमारी इकोनॉमी, हमारे रिजर्व्स इंप्रूव होने की बहुत ज़रूरत है ताकि जो है ऐसी एक्सपेंशन हो पाए। जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन्स के बारे में बहुत सुनते हैं। अगर हमें वो समझा दें कि ये जीआरएम क्या होता है, इसका क्रूड ऑयल से क्या ताल्लुक होता है, और हम इसको किस तरह ट्रैक कर सकते हैं लोकली एंड ग्लोबली। जो अगर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स आप देखें ना, तो वो होते बेसिकली क्या है, वो होते इस तरह से हैं कि क्रूड ऑयल की अगर आपने देखा होगा कि जो प्राइस कोट होती है क्रूड ऑयल की, वो डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से होती है। यानी कि अगर आप कभी गूगल पे सर्च भी करें या न्यूज़ में भी देखें, तो न्यूज़ में आ रहा होता है कि यार जो अरब लाइट है, अरब लाइट जो कि सऊदी अरब का और गल्फ रीजन का जो क्रूड ऑयल है, जो अरब लाइट है, वो $85 पर बैरल का इस टाइम पे मिल रहा है। तो जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है वो बेसिकली यही होते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, यानी कि डीजल हो गया, मोटर गैसोलीन हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी जो है ना डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से ही बिक रहे होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। यानी कि अगर क्रूड ऑयल जो है वो $85 पर बैरल का बिक रहा है, और हम अगर एग्जांपल लेते हैं कि जो मोटर गैसोलीन है वो इंटरनेशनल मार्केट में वहीं उसी टाइम पे ही $90 पर बैरल का बिक रहा है, तो जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि अगर जो मोटर गैसोलीन है वो $90 पर बैरल का है और जो क्रूड ऑयल है वो $85 पर बैरल का है, तो जो बीच का डिफरेंस है $5 पर बैरल का, वो बेसिकली एक रिफाइनरी का जीआरएम होगा। यानी कि रिफाइनरी जब क्रूड ऑयल लेगी, उसको रिफाइन करके बेचेगी, तो वो $5 पर बैरल के प्रॉफिट के ऊपर मोटर गैसोलीन को बेच रही है। तो ये बेसिकली जीआरएम्स होते हैं। अच्छा, आपने जो दूसरा सवाल किया कि इनको ट्रैक कैसे करते हैं, इनको ट्रैक इसी तरह से करते हैं कि डिफरेंट जो इंडेक्सेस और डिफरेंट प्राइस के इंडेक्सेस डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आ रहे होते हैं। यानी कि अगर आप जो है देख लें कि एक जो है वो सिंगापुर वर्सेस जो है गल्फ रीजन का क्रूड ऑयल का एक इंडेक्स आ रहा होता है, जो कि मोटर गैसोलीन का भी आ रहा होता है, डीजल का भी आ रहा होता है। अगर आप उसकी डेली प्राइस लें किसी भी वेबसाइट से, investing.com के नाम से एक वेबसाइट है जो कि एक फ्री वेबसाइट है,
वहाँ से डेटा मिल जाता है। नहीं तो अगर किसी के पास एक्सेस है तो ब्लूमबर्ग वगैरह, याहू फाइनेंस, ये चंद रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप डिफरेंट इंडेक्सेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप डेली की प्राइसेस लें प्रोडक्ट्स की, और अगर आप डेली की प्राइसेस लें क्रूड ऑयल की, तो उनके दरमियान अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो जो डिफरेंस होगा वो आपका जीआरएम होगा। उसके अलावा ये कि जो अगर आप देखें तो जो हमारी जो वेबसाइट है लोकल ओगरा के नाम से, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि रिफाइनरीज और ओएमसीज को रेगुलेट करती है, तो अगर हिस्टोरिकल डेटा चेक करना हो तो हिस्टोरिकल डेटा भी वहां पे आ रहा होता है, यानी कि पिछले 15 दिन का। तो अगर किसी किसी इन्वेस्टर को चेक कर रहा है, क्योंकि सिंस ये भी होता है ना कि जो क्वार्टर कंप्लीट, कोई भी जो क्वार्टर है वो कंक्लूड हो जाता है, और उस क्वार्टर के कंक्लूड होने के एटलीस्ट भी 1 से 1.5 महीने के बाद किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है। तो जो दरमियान में जो टाइम है, उस वो टाइम फ्रेम मोर देन इनफ है कि अगर आप ओगरा से भी हिस्टोरिकल डेटा निकालें, ओगरा के ऊपर हिस्टोरिकल अरब गल्फ की जो हिस्टोरिकल प्रोडक्ट वाइज प्राइसेस हैं वो आ रही होती हैं, और जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी इजीली अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से जो है प्रोडक्ट वाइज प्राइसेस निकालें, और जो क्रूड ऑयल के डिफरेंट इंडेक्सेस हैं उनकी प्राइसेस निकालें, याहू फाइनेंस से या investing.com टाइप वेबसाइट से, या इवन और भी वेबसाइट्स होंगी, आप गूगल पे सर्च कर लें, इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के इंडेक्सेस तो तकरीबन हर जगह ही अवेलेबल होते हैं। तो वो आप प्राइसेस निकालें, और जो प्रोडक्ट की प्राइसेस ओगरा के ऊपर अवेलेबल हैं, जो कि हर 15 दिन बाद अपडेट होती हैं, क्योंकि ना आई थिंक व्यूअर्स को इस चीज़ का तो आइडिया यही होगा ही कि हमारी इकोनॉमी में हर 15 दिन बाद जो है प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज होती हैं, गवर्नमेंट अनाउंस करती है। तो वो हर 15 दिन बाद वो प्राइसेस भी ओगरा पे अपडेट होती हैं, लेकिन वो हिस्टोरिकल 15 दिन की होती हैं, यानी कि पिछले पिछले 15 दिन की होती हैं। तो वहां से प्राइसेस आप निकालें और उनके दरमियान डिफरेंस निकालें, वो जो डिफरेंस होगा वो जीआरएम होगा। तो किसी भी इन्वेस्टर को आइडिया हो जाएगा कि यार क्वार्टर टू क्वार्टर जो है जीआरएम्स कैसे वेरी कर रहे हैं, और इसका फायदा किस रिफाइनरी को ज्यादा होगा। तो इस तरह से इन्वेस्टर ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम एक रिफाइनरी स्टॉक को एवेल्यूएट करते हैं, तो आपके फेवरेट उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स, फैक्टर्स, रेशोज़ कौन से हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए? जी, अगर हम रिफाइनरीज को देखें तो उनमें ये जीआरएम्स वगैरह का ट्रैक रखना ही काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा ज़ाहिर है देखना चाहिए कि आजकल सिंस जो अपग्रेड का प्रोसेस है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो जो है 2-3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़रा शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये कि अगर हम शॉर्ट टर्म के होराइजन में देखें तो अटक रिफाइनरी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद एनआरएल आता है, नेशनल रिफाइनरी आता है, और फिर जो है उसके बाद जो है बाइको या पीआरएल वगैरह आता है। तो मेरे हिसाब से अटक रिफाइनरी का अच्छा ऑप्शन है। उसकी वजह यही है कि अटक रिफाइनरी जो है उसका सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट या रेशियो है वो मोटर गैसोलीन या मोटर स्पिरिट का है। और अगर हम मोटर गैसोलीन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इंक्रीमेंटल जो इंसेंटिव ऑफर कर रही है, वो इंक्रीमेंटल इंसेंटिव भी 10% एक्स्ट्रा मोटर गैसोलीन के ऊपर ही ऑफर हो रहा है, जो ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी के अंदर है, और 2.5% इंक्रीमेंटल डीजल के ऊपर हो रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा अटक रिफाइनरी को ही होगा। उसके बाद जो है इसका बेनिफिट जो है वो पीआरएल को होगा, और फिर एनआरएल को होगा। लेकिन जो है पीआरएल का ये है कि पीआरएल का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि वो थोड़े कम यूटिलाइजेशन वगैरह के ऊपर ऑपरेट कर रही है। तो और उसका अपग्रेड का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है, यानी कि 5 से 6 साल एटलीस्ट लग जाएंगे अपग्रेड होने में। तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो पीआरएल को भी बिल्कुल देख सकता है, बाइको को भी देख सकता है, सिनर्जी को। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म व्यू के साथ जा रहा है तो एटीआरएल और एनआरएल रिलेटिवली बेहतर ऑप्शंस हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ बेस्ट पिक्स फॉर 2024। उससे पहले अगर किसी को ज़्यादा फंडामेंटल्स इतने नहीं आते, तो जो 2-4 ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स एंड टू इन्वेस्ट इन एंड एग्जिट आउट ऑफ रिफाइनरी स्टॉक्स, अगर वो बता दें हमें। ग्रीन फ्लैग्स या रेड फ्लैग्स वगैरह, ग्रीन फ्लैग्स यही है कि अभी ये जो ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से तो आ चुकी है, लेकिन रिफाइनरीज ने इन इटसेल्फ उस पर कुछ वर्किंग करके ओगरा को प्रेजेंट नहीं की अभी तक। अगर उस एंड से कुछ डेवलपमेंट होती है, यानी कि रिफाइनरीज भी कुछ जो प्लान है वो सबमिट कर देती हैं,
तो वो एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। फिर अगर फिर अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइस फॉर सम रीज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो भी रिफाइनरीज के लिए एक ग्रीन फ्लैग है। और क्रूड ऑयल के अलावा अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह की प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी मतलब लेट्स सपोज किसी क्राइसिस की वजह से या किसी वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जब ये जो मिडल ईस्ट के टेंशन्स चल रहे थे, तो मिडल ईस्ट के टेंशन्स की वजह से जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके रूट्स वगैरह काफ़ी इम्पैक्ट हुए थे। तो उनके रूट्स वगैरह इम्पैक्ट होने की वजह से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी। तो अगर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो रिफाइनरीज के लिए ग्रीन सिग्नल होता है। इसी तरह से अगर हम फ्लिप साइड पे देखें कि अगर ये जो ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी आई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज होते रहे, तो वो एक रिफाइनरीज के लिए रेड फ्लैग है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, यानी कि गिरना शुरू हो जाती हैं, तो वो एक रेड फ्लैग है इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, आपके ख़्याल में आने वाले दिनों में गोइंग फॉरवर्ड कोई ऐसी रेगुलेशंस हैं जो इस सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकती हैं? हाँ, अच्छा। एक एक तो मैंने जो पॉलिसी है उसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन कर ही लिया। उसके अलावा जो है जो ऑयल एंड गैस का हमारा सेक्टर है, वो बिल्कुल टोटली डीरेगुलेट होने की भी बातें हो रही हैं। यानी कि अभी तो गवर्नमेंट जो है वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस को रेगुलेट करती है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है प्रोडक्ट्स की प्राइसेस, और उसी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के ऊपर चीज़ें बिकती हैं इकोनॉमी में। तो अगर वो प्राइसेस डीरेगुलेट हो जाती हैं, तो उसके डीरेगुलेट होने का भी जो है बेनिफिट होगा, तो वो भी एक अपसाइड हो सकती है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए। तो यही एक फ्यूचर में एक चीज़ है जो कि एक आ सकती है। हमने सीमेंट सेक्टर में तो सुना था साउथ, नॉर्थ, लेकिन रिफाइनरी में मैंने पहली दफ़ा सुना है। क्या इनके दरमियान भी कोई कंपटीशन होता है जिस तरह हम सीमेंट की कंपनीज में देखते हैं प्राइस वार, या इस तरह साउथ वर्सेस नॉर्थ एंड ऑल? नहीं, सिंस मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड है। तो जब एक ऐसी जो है ना, एक ऐसी चीज़ हो, एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटेड हो, तो उसमें प्राइस वॉर हो ही नहीं सकती। सीमेंट के जो बैग्स की प्राइसेस हैं उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता। यानी कि जो सीमेंट की कोई भी कंपनी है वो जिस मर्जी प्राइस पे चाहे सीमेंट का बैग सेल कर सकती है, वो उसके अपने ऊपर है। लेकिन एक रिफाइनरी या एक ओएमसी जो है वो अपनी मर्जी से प्राइस नहीं सेट कर सकती। तो प्राइस वॉर तो हो ही नहीं सकती, ये इस सेक्टर में पॉसिबल ही नहीं है। आपको आने वाले दिनों में या इस साल किस तरह लग रहा है सेक्टर परफॉर्म करेगा? जी, सेक्टर जो है वो मुझे अच्छा अच्छा परफॉर्म करता हुआ ही नज़र आ रहा है। और आई थिंक जो है ये जो ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी है, इसके जो प्लान्स वगैरह हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि एटलीस्ट जो अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी वगैरह हैं, सिंस इनकी रिक्वायरमेंट ही रिलेटिवली कम है, तो एटलीस्ट ये लोग तो इस प्लान की सबमिशन की तरफ जा ही सकते हैं। तो मुझे प्रोस्पेक्ट्स वगैरह अच्छे ही लग रहे हैं। और फिर अभी जिन प्राइसेस के ऊपर आपको रिफाइनरीज के स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो एक अच्छी प्राइसेस ही हैं। तो एक इन्वेस्टर जो है जो कि एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखता है, रिफाइनरीज में जो है ना थोड़ा बहुत एक लॉन्ग टर्म होराइजन ही रखना पड़ेगा अगर एक अच्छा जो है एक रिटर्न कमाना है। क्योंकि रिफाइनरीज ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि सडनली जो है ना वो परफॉर्म कर जाते हैं। कोई भी ट्रिगर होता है, वो एक्टिवेट होता है और सडनली रिफाइनरीज के स्टॉक्स जो है वो 50-100% रिटर्न दे देते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि एक व्यू लेके बैठता है वो इसमें एक अच्छा रिटर्न कमा सकता है। अगर हम पाकिस्तानी लिस्टेड रिफाइनरीज को देखें तो आप उनकी वैल्यूएशन को किस तरह कंसीडर करते हैं? अगर हम उनको लोकली कंसीडर करें या रीजनली देखें, तो हाउ डू यू सी दीज वैल्यूएशंस? जी, नॉर्मली तो होता ये है कि किसी भी स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कैश फ्लोज के ऊपर ही निकलती है। यानी कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं
उनको डिस्काउंट करके, यानी कि जो भी कोई फ्यूचर कैश कोई कंपनी जनरेट कर रही है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट के टाइम में लेके आते हैं। यानी कि उसको मैं आसान अल्फाज में इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि यानी कि जो 10 साल बाद के पैसे हैं उनको भी आज की कीमत में, यानी आज की वैल्यू में लेके आया जाता है, 9 साल के बाद के पैसों को भी। तो नॉर्मली तो कैश फ्लोज के ऊपर वैल्यू किया जाता है किसी भी कंपनी को फंडामेंटली। लेकिन सिंस रिफाइनरी ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रॉफिट्स जो होते हैं वो बहुत वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि वो बहुत वेरी करते हैं। यानी कि किसी एक क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, वो वही जो है किसी एक क्वार्टर में बहुत बुरा प्रॉफिट भी आ जाएगा, यानी या लॉस भी आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर ही ज़रा ज़्यादा, यानी कि जो रिलेटिव मल्टीपल्स हैं या रिलेटिव वैल्यूएशंस हैं उनके ऊपर ही ज़रा ज़्यादा रिफाइनरीज को देखना चाहिए, देखा जाता है। और एक लॉन्ग टर्म व्यू बना के ही के फ्यूचर में अगर हालात अच्छे हो जाएंगे और अगर हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करें तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की तरफ भी शायद देखा जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में या एक क्विक तरीका तो यही है कि रिलेटिव मल्टीपल्स के ऊपर ही वैल्यू कर लिया जाए। मेरा अगला क्वेश्चन था वो ऑलरेडी आपने टच अपॉन किया है। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जो रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं क्या ये शॉर्ट टर्म्स के लिए बेटर हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? तो आपने कहा है कि ये लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए इनमें। तो आपके ख्याल में ये जो शॉर्ट टर्म मूव आती हैं इसमें रिफाइनरी के स्टॉक्स में, ये ट्रेडर्स कर रहे होते हैं या कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाय सेल कर रहे होते हैं, या ये जस्ट स्पेकुलेटिव जो लोग होते हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं? आई थिंक बात यही है कि अगर कोई भी हम स्टॉक देखें तो उसमें स्पेकुलेटर्स या ट्रेडर्स तो आ ही जाते हैं। वो तो आ ही जाते हैं, वो तो एक इनएविटेबल चीज़ है, आप उसको रोक नहीं सकते। ना इलीगल है ना मना है, स्पेकुलेशन करना ना इलीगल है ना मना है। अगर मैं और आप भी कल को उठ के बोलें यार ये स्टॉक इधर चला जाएगा ले लो, तो वो कोई लेना गलत नहीं है क्योंकि उसका नुकसान भी होता है, वो नीचे भी चला जाता है ऊपर भी चला जाता है। तो उसमें फिर यही है कि उसके अलावा फंडामेंटल रीजन भी होते हैं, जैसे मैंने आपको टच अपॉन किया भी है कि अगर अगर कल को जो है ना, अगर कल को आप ये देखें कि अभी जैसे जो क्रूड ऑयल है वो आपका 80 टू $85 पर बैरल का इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है। लेकिन आपको लेकिन कल को यही जो क्रूड ऑयल है ये $120 पर बैरल पे चला गया, ये $150 पर बैरल पे चला गया। तो वो ऐसा टाइम होगा कि आप रिफाइनरी को बाय कर लें, क्योंकि क्रूड ऑयल का ऊपर जाना रिफाइनरीज को बेनिफिट देता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स या ट्रिगर्स होते हैं जिनके ऊपर आप रिफाइनरीज में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का व्यू तो अपनी जगह ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में व्यू बना, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग भी फंडामेंटली इस तरह हो सकती है रिफाइनरीज के अंदर। बिल्कुल, रिफाइनरी का स्टॉक मैंने हमेशा रखा है। शुरू से ही अटक रिफाइनरी हैज़ बीन माय फेवरेट। आपने शुरू में अपनी थोड़ी सी लाइकिंग डिसलाइकिंग बताई थी। अगर इसको दोबारा एक एज माय लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि अपनी कुछ टॉपिक्स इस सेक्टर से बता दें, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए क्या मशवरा है, जिन्होंने अभी इन्वेस्ट करना है या जो अभी बैठे हुए थे कि शायद अच्छा टाइम आए या आईएमएफ हो जाए या बजट हो जाए। सो व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, रिटेलर्स? जी बिल्कुल, मेरी एडवाइस यही होगी कि रिफाइनरी सेक्टर को फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म व्यू के ऊपर ही देखें, अगर मेरी एक वन सिंगल एडवाइस है। और उसमें जो है ना मुझे उसमें फिर यही है कि आप जो है कोई भी स्टॉक ले लें, कोई भी एक स्टॉक ले लें, उसके ऊपर स्टिक कर जाए। एनआरएल ले लें, बाइको ले लें, पीआरएल ले लें, कोई भी स्टॉक पकड़ लें। बल्कि पीआरएल को रहने दें, बाइको ले लें, एनआरएल ले लें, कोई भी स्टॉक पिक कर लें, उस पर स्टिक कर जाए, उस पर बैठे रहें। यानी ये ना करें कि भाई इसमें फिर मैं ट्रेडिंग भी करूंगा, मैं उसको लॉन्ग टर्म भी रखूंगा, कोई एक व्यू बना के चल लें। हाँ, अगर किसी का ऐसा व्यू है कि यार नहीं नहीं मैंने रन लंबा नहीं रखना, मैंने ट्रेडिंग ही करनी है, तो अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो भाई ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ब्राउनफील्ड की रिफाइनरी पॉलिसी आती है तो फिर अटक रिफाइनरी रिलेटिवली बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट अटक रिफाइनरी को ही होगा। अच्छा, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि शुरू में बाइको वगैरह या सिनर्जी का एक बड़ा नाम होता था, बड़े बड़े उसमें प्लेयर्स थे जिन्होंने होल्ड की हुई थी। बट अभी मैं अगर
मुझे याद नहीं आजकल उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बिकॉज आई हैव नॉट चेक्ड इट। तो मेरे ख्याल में वाइको ने या सिनर्जी ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इफ वी कंपेयर विद अदर रिफाइनरी स्टॉक्स। उसकी क्या वजह हो सकती है, जबकि आपने कहा है कि सिनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज अमंग दिस सेक्टर। जी, सिनर्जी इज द नंबर वन बिगेस्ट रिफाइनरी इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। लेकिन इशू ये है कि उस कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट नहीं कर रहा ना सिनर्जी को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो 20 to 25% की कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो जाहिर है जब एक कंपनी है वो कि तो बेसिकली उसकी टाइमिंग गलत हो गई, सिनर्जी को की टाइमिंग गलत हो गई कि उसने एक्सपैंड किया, वो पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी नंबर वन रिफाइनरी बन गई, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट ही नहीं कर पाई जब से उसने एक्सपैंड किया है। तो यही फिर परफॉर्मेंस उसकी स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्टेड है। थैंक यू वेरी मच मलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अनदर सेशन ऑन OMCs। जी, आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया, अच्छा सेशन रहा। अल्लाह थैंक यू। हाफिज़, थैंक यू।